कल का क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में। हमने देखा कि जो आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ शुगर पाई जाती है और वो शुगर एक एंटीजन का काम करती है। एंटीजन कल मैंने बताया, एंटीजन ऐसा कोई भी केमिकल, कोई भी पार्टिकल हो सकता है जो किसी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता हो एंटीबॉडी बनाने के लिए। वो सभी केमिकल एंटीजन कहलाते हैं। तो ये वो केमिकल है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, जो सेल मेम्ब्रेन पे होता है आरबीसी का, और ये एंटीजन के रूप में काम करता है। कल हमने थोड़ा बात किया था, एक बार जस्ट एक क्विक रिवाइज में करता हूं कि जिसके पास, मान लीजिए मैं एक साइड में लिखता हूं एंटीजन, किसी के पास अगर ए एंटीजन है आरबीसी में तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। इधर मैं अगर ब्लड ग्रुप लिखता हूं तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। किसी के आरबीसी के पास अगर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर किसी के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, दोनों ही टाइप की शुगर अगर मौजूद है आरबीसी के ऊपर, तो फिर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और किसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो वो ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ टाइप का। तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना है। एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति में 2 अलग अलग टाइप की आरबीसी पाई जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी जितनी भी आरबीसी होंगी वो सब एक ही टाइप की होंगी। क्लियर हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहां पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब जिसके पास खुद ए एंटीजन है, तो ये कौन कौन सी एंटीबॉडी बनाने की पावर रखता है। क्या ये ए एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं। अगर बी एंटीजन इसके पास आया तो उसकी एंटीबॉडी बना देगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप ए वाला बी एंटीबॉडी बना सकता है। ए के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा क्योंकि ए एंटीजन तो खुद के पास मौजूद है। अगर बी एंटीजन आएगा तो उसके लिए ये बी एंटीबॉडी बना देगा। क्लियर हो गया। जिस व्यक्ति के पास बी एंटीजन, खुद के पास बी एंटीजन मौजूद है, तो वो बी के लिए एंटीबॉडी कभी नहीं बनाएगा, वो ए के लिए एंटीबॉडी बना सकता है। तो यहां पर एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास खुद के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसलिए ना तो ए एंटीबॉडी बनाएगा ना बी एंटीबॉडी बनाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नो एंटीबॉडी। स्पेशली कौन सी एंटीबॉडी? ब्लड ग्रुप के लिए। बाकी और दूसरे फॉरेनर पार्टिकल्स के लिए तो एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन ब्लड ग्रुप एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उस व्यक्ति के अंदर पावर ही नहीं है एंटीबॉडी बनाने की। भैया कोई बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर आ गया तो उसके लिए तो बनाएगा ना, लेकिन इस एंटीजन के लिए ना तो ए एंटीजन के लिए बनाएगा एंटीबॉडी, ना बी एंटीजन के लिए बनाएगा। तो ये दोनों में ये नो एंटीबॉडी, ना ए एंटीजन ना बी ए के लिए। ओ ब्लड ग्रुप वाला ऐसा व्यक्ति है जिसपे ना तो ए एंटीजन मौजूद है, अगर ए वाला इसके पास आया तो उसका एंटीबॉडी बना देगा, अगर बी एंटीजन आया तो उसका भी बॉडी बना देगा। तो दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास। ध्यान देना, ये यहां पर एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी के पास नहीं होगी और इसके पास एंटीजन नहीं होंगे। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है? यहां से समझ में आता है कि ब्लड ग्रुप ए बी एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें ना तो ए एंटीबॉडी बनाने की पावर है ना बी एंटीबॉडी बनाने की पावर है। मतलब ये ए व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले लेगा क्योंकि ऐसा तो खुद के पास है, और ब्लड ग्रुप ओ वाले को भी ये ले सकता है। हाँ? तो यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप वो रिसीव कर सकता है? अगर हम इसकी बात करें किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, तो ये चारों व्यक्ति का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। इसको अभी हम यूनिवर्सल डोनर के रूप में भी
मानते हैं, लेकिन अभी एक एंटीजन और मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा असली यूनिवर्सल रिसीवर कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट आप इसको बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी को। ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप को भी ले सकता है, बी वाला बी ब्लड ग्रुप भी ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी ले सकता है, लेकिन ओ वाला केवल ओ ब्लड ग्रुप ही लेगा, ना ए लेगा, ना बी लेगा, ना ए बी लेगा। तो ये जो आपका आप देख रहे ओ ब्लड ग्रुप लगभग हर एक में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर ये डोनेट कर सकता है, लेकिन ये अभी एक एंटीजन और मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर बाद, तब आपको समझ में आएगा असली यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है और असली यूनिवर्सल डोनर कौन है। आई थिंक ये एंटीजन एंटीबॉडी अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। एंटीजन विच कैन जनरेट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, जब कोई एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटीन बनाई जाती है। तो बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, टेबल रटना नहीं है, समझना है, खुद बनाना है। कैसा भी इसमें से क्वेश्चन आए, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन नहीं होता, तो ओ आ जाएगा। कैसा ऐसा है जिसमें ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है, तो ए भी हो जाएगा। कौन यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर माने जाते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये कार्ल लैंडस्टीनर ने जब 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप बता दिए, उसके बाद भी कुछ ऐसे केस देखे गए जहां सेम ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं किसी व्यक्ति को। सेम, मान लीजिए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसको ए वाला ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया, फिर भी इसकी डेथ हो जाती है, फिर भी डेथ हो जा रही है। मतलब इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन समझ में आया, बी एंटीजन समझ में आया, लेकिन अभी भी कुछ और भी मौजूद है जिसके कारण इस व्यक्ति की डेथ हो रही है। तो रीसस नाम के मंकी में, रीसस इस मंकी का नाम बहुत पूछा जाता है, रीसस मंकी, इस मंकी के ब्लड में एक और एंटीजन की बाद में खोज हुई जो एंटीबॉडी बनवा सकता है। एक और एक्स्ट्रा एंटीजन जो लगभग 90% पॉपुलेशन में पाया जाता है, वो एंटीजन। हालांकि कुछ बुक इसे 80% भी बोलते हैं, कुछ 90% भी बोलते हैं। ये कुछ फिक्स कोई डाटा नहीं है, जस्ट केवल आप याद रखिए कि मोस्ट ऑफ पीपल हैव दिस एंटीजन, सो दे डू नॉट हैव द पावर टू मेक एंटीबॉडी। जिनके पास ये रीसस मंकी के ब्लड में जो एक और एक्स्ट्रा जो एंटीजन खोजा गया, उस एंटीजन का नाम हमने रख दिया RH एंटीजन। उसका नाम क्या रख दिया, RH एंटीजन। अब जिन व्यक्ति में ये RH एंटीजन, ये भी कहां होगा, यहां पर होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा, आरबीसी के ऊपर होगा। ये RH एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, ये बी एंटीजन है। तो जिसके पास ये एंटीजन होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसके पास ये एंटीजन नहीं होता उसे हम बोलते हैं नेगेटिव। उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जैसे ये कोई एक आरबीसी है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अब चूंकि इसके पास RH एंटीजन भी मौजूद है, इसलिए ये पॉजिटिव कहलाएगा, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास RH एंटीजन है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये RH एंटीजन नहीं होता, अगर ये व्यक्ति की आरबीसी ऐसी होती कि जहां ए शुगर है, बी शुगर है और RH वाला नहीं है, तो यही व्यक्ति क्या कहलाता, ए बी नेगेटिव कहलाता। तो एक एक्स्ट्रा बाद में
हालांकि वही कार्ल लैंडस्टीनर ने ही इसको खोजा और उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ पीपल हैव दिस स्पेसिफिक एंटीजन व्हाइल सम पीपल डू नॉट हैव दिस एंटीजन एंड एक्चुअली दिस प्रोटीन दिस शुगर इट इज also work as a antigen. It can stimulate the immune system of the negative people. जो भी नेगेटिव है जिनके अंदर ये एंटीजन नहीं होता वहां पर ये एंटीबॉडी बनवा सकता है। देखिए समझ में एक बार और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये एक सेम एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपका ए एंटीजन हो गया, ये बी एंटीजन हो गया और इसके पास RH एंटीजन भी है। ये RH हो गया, ये B, ये A। ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? AB पॉजिटिव। ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसा था जिसके बॉडी में A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, लेकिन RH नहीं है। इसका मतलब ये हो गया AB नेगेटिव। ठीक है। अब मान लीजिए इस व्यक्ति को ब्लड लेने की जरूरत पड़ी, इस व्यक्ति को। ठीक है। तो ये कैसा ब्लड लेगा? ये क्या ले सकता है कि ए वाला ब्लड ग्रुप भी ये ले सकता है क्योंकि ये ए के लिए एंटीबॉडी कभी नहीं बनाएगा। बी वाला ब्लड ग्रुप भी लेगा, बी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ए बी वाला भी ले सकता है क्योंकि दोनों एंटीजन खुद के पास हैं। RH पॉजिटिव वाला भी कोई इसको चढ़ा देगा तो भी ले लेगा क्योंकि इसके पास RH खुद के पास है, इसलिए ये RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। जो पॉजिटिव वाला है वो कभी भी RH के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, नो नहीं बनाएगा। इस व्यक्ति को हमने ये वाला ब्लड अगर दे दिया, इस व्यक्ति को नेगेटिव वाले को अगर ये ब्लड हमने दे दिया तो ए ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है और ये व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बोलेगा कि बाहर से कोई फॉरेनर चीज आ गई और ये RH एंटीजन के कारण एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी इसकी बॉडी और इस पूरे ब्लड को ये किल कर देगी, इस सेल को मार देगी और ये कोगुलेट कर जाएगा और उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। मतलब नेगेटिव वाले व्यक्ति को तो नेगेटिव वाला ही ब्लड देना पड़ेगा। पॉजिटिव वाले को चाहे आप पॉजिटिव दे दो चाहे आप नेगेटिव दे दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास तो एंटीजन है ही नहीं, तो ये कुछ नहीं बनाएगा। उसके पास तो कोई एंटीजन आएगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगी। अब उसके पास तो एंटीजन है ही नहीं RH वाला, तो इसका मतलब RH वाला कोई काम करेगा ही नहीं, वो स्टिमुलेट ही नहीं होगा। भाई एंटीजन आएगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगा, लेकिन इस व्यक्ति में जो नेगेटिव वाला है RH एंटीजन नहीं था खुद के पास, इसलिए ये RH की एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो ये खास तौर पे हम बात करेंगे जो नेगेटिव वाले होते हैं, इनको पॉजिटिव का ब्लड कभी भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा फिर। तो ओवरऑल अगर हम पूरा सब ये समझते हुए यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर की अगर अब बात करें तो आपको समझ में आएगा ओ नेगेटिव ये वाकई में यूनिवर्सल डोनर है। ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ये ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई क्योंकि ब्लड ग्रुप O है, लेकिन ये नेगेटिव है, RH एंटीजन नहीं है, इसलिए ये ए पॉजिटिव को भी जाएगा, ए नेगेटिव को भी जाएगा। ये बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, नेगेटिव को भी दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं और ओ पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ओ नेगेटिव को भी दे सकते हैं। ये है आपका असली यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? अगर हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करते हैं, क्या ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो सकता है या ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा? बताइए। अगर इस व्यक्ति को कोई भी ब्लड दे दो, चाहे पॉजिटिव वाला दे दो, चाहे नेगेटिव वाला दे दो, चाहे ए दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे ए बी दे दो, चाहे ओ दे दो, कुछ भी दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर टाइप का एंटीजन इसके पास पहले से ही मौजूद है, ये एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं।
लेकिन इस व्यक्ति को अगर पॉजिटिव वाला कोई ब्लड दे दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ? AB पॉजिटिव हुआ। इसके पास A एंटीजन भी है, B भी है और RH भी है, तीनों हैं इसके पास, इसलिए ये तीनों के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। बात एकदम क्लियर होना चाहिए। रीसस मंकी में एक एडिशनल एक और एंटीजन की खोज बाद में हुई, जो लगभग नियरली 80% पॉपुलेशन में ये होता ही होता है। 80 कोई 90 भी बोलता है, हमारे इंडिया में तो यहां तक बोलते हैं कि 97% जो है वो पॉजिटिव वाले हैं। 97, केवल 3% ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, ऐसा माना जाता है। थोड़ा सा एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट रिकॉर्ड तो नहीं है किसी के पास, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो वाकई में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्लड ले सकते हैं। आप नेगेटिव वाले का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, आप पॉजिटिव वाले का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, इसलिए आपको फायदा है, पॉजिटिव हैं आप, और हमारा पॉपुलेशन ज्यादातर पॉजिटिव ही है। प्रॉब्लम किसको आता है? जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और खास तौर पे अगर O नेगेटिव हो गया तो बहुत ही रेयर टाइप का हो जाएगा। इसको केवल O चाहिए क्योंकि O है, और केवल नेगेटिव वाला चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव का भी नहीं ले सकता। ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। अगर किसी व्यक्ति का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको ब्लड लेने की जरूरत पड़ जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। और AB पॉजिटिव ऐसा है कि किसी का भी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, किसी का भी ब्लड निकालो, इसको डालो, भैया चेक तो करवाना है, HIV टेस्ट करवाना है, हाँ? और ये जो हेपेटाइटिस होता है वो चेक करवाना है, और भी कुछ बीमारी है तब चेक करने के बाद ही ब्लड लेना है, बिना टेस्टिंग के ब्लड नहीं लेना, नहीं तो अनावश्यक एक बीमारी आपकी बॉडी में आ सकती है। फिर भी AB पॉजिटिव वाले को ब्लड ग्रुप चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का भी दे दो वो सबका ले लेगा, वो किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ये बात समझ में आई। ये एक प्रॉब्लम है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। खास तौर पे इसका एक एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। एक फीमेल है, हाँ, एक फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है, और उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव टाइप का है। अब जो भी है, A है, B है, AB है, O है, कोई भी है, लेकिन वो नेगेटिव टाइप का है। और सपोज इसका मैरिज हो जाता है एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेल के साथ, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई मेल है, ठीक है। अब जब इनका संतान पैदा होता है तो एक्चुअली फीमेल की बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला फीटस डेवलप होता है। पूरी मदर कैसी है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है। और ध्यान देना, जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो डोमिनेंट फीचर होता है वो आसानी से एक्सप्रेस होता है, हाँ? तो ये पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर द नेगेटिव जीन, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होंगे तो एक्सप्रेशन कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसलिए फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव फीचर है नेगेटिव वाला। अब देखिए, ये लेडी प्रेग्नेंट है, इसकी बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है। अब मदर इसको न्यूट्रिशन देती है थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा होता है, इधर मान लीजिए ये फीटस आपका डेवलप हो रहा है, तो थ्रू द डिफ्यूजन जो भी फूड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो एक्सक्रीशन है, थ्रू द डिफ्यूजन होता है। कभी भी मदर का ब्लड इस फीटस के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। तो यहां पर केवल इसको न्यूट्रिशन जाता रहेगा डिफ्यूज होके, और ये बेबी आराम से डेवलप हो जाएगा। अभी तक इसको कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और अब इस बेबी का डेवलपमेंट होने के बाद अब इसका जन्म हो रहा है, तब इसका अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा कट किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, ये बॉडी से बाहर आएगा। उस वक्त इस
बच्चे का जो ब्लड है हो सकता है कि वो मदर के ब्लड के संपर्क में आ जाए, थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव एंटीजन इस मदर की बॉडी में आया, ध्यान देना, बच्चे का ब्लड जैसे ही मदर के ब्लड के साथ मिक्स हुआ, मदर के ब्लड में इस RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाता है। मदर के ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया? RH एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या होती है? सबकी सब प्रोटीन होती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं डिजोल्व। तो मदर के ब्लड के प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी बन गई आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, शुरुआत में उसके ब्लड में चूंकि जब तक कोई एंटीजन आया ही नहीं तो एंटीबॉडी बनाया ही नहीं। अब पहली बार कोई एंटीजन मिक्स हो गया, एंटीजन मिक्स हो गया तो मदर ने अपने ब्लड में अपनी डिफेंस करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए RH एंटीबॉडी बना लिया। इससे क्या हुआ? अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर सेम फीमेल फिर से प्रेग्नेंट होती है सेकेंड टाइम, और फिर से एक पॉजिटिव फीटस अगर अंदर आएगा, तो मदर के ब्लड से एंटीबॉडी डिफ्यूज होकर इस फीटस के पास जाएंगी और इसकी RBC को मारना शुरू करती हैं। फीटस की RBC को किल करती हैं मदर की एंटीबॉडी जो पहले बन गई थी फर्स्ट टाइम। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में है, वो प्लाज्मा से डिफ्यूज होके इसमें आएंगी और इसके चलते इस फीटस के अंदर RBC बहुत कम बचती हैं, RBC की कमी हो जाती है बच्चे में और उसे सीवियर एनीमिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, उसको जॉइंडिस हो सकता है, बॉडी पूरा पीला पड़ जाएगा, जॉइंडिस हो जाता है बच्चे को। और RBC की कमी हो जाएगी। ज्यादा प्रॉब्लम, अगर ज्यादा एंटीबॉडी गई तो पूरी RBC को किल कर सकती है ये मदर, और ये फीटस आपका सरवाइव नहीं करेगा, ये मर जाएगा, किल हो जाएगा। मदर ने खुद इसको किल कर दिया। क्या जानबूझ के किया? नहीं, ऐसा हो गया। अगर एक पॉजिटिव फीटस एक नेगेटिव मदर के अंदर डेवलप कर रहा है और नेगेटिव मदर के अंदर अगर RH एंटीबॉडी बन गई तो फीटस के लिए बड़ी खतरनाक होती है और ये फीटस को सीवियर प्रॉब्लम होता है, ब्लड की कमी होती है उस बच्चे को, RBC बहुत कम हो जाएंगी और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस। ब्लास्टोसिस फीटिलिस। फीटिलिस क्या होता है? फीटस मतलब एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको फीटस बोलते हैं। इरिथ्रो मतलब RBC ब्लास्ट होने लगती हैं फीटस की, इसलिए प्रॉब्लम का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस। 3 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस। ये केवल तब होता है जब मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, मदर अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है तब ये प्रॉब्लम आती है, और वो भी फर्स्ट डिलीवरी में तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में प्रॉब्लम है। अब सेकंड का भी मान लीजिए जैसे तैसे बच्चा बच गया और इसका भी डिलीवरी हो गया, अब फिर से ब्लड मिक्स हो गया तो और ज्यादा एंटीबॉडी बन जाएंगी फीमेल में। थर्ड टाइम अगर प्रेगनेंसी होगा तो उसके तो बचने के चांस ही नहीं रहेंगे। ये प्रॉब्लम आता है। इलाज है इसका, हमारी मेडिकल साइंस के पास इलाज है, चिंता नहीं। क्या करते हैं, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होता है हम इस मदर को एक इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी-RH इंजेक्शन। उसमें अंदर RH एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस को रोक दिया जाता है। तो जैसे ही पहला बच्चा पैदा होता है तुरंत मदर को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी कीमत लगभग 2500 से लेकर 5000 10,000 तक होती है। अलग अलग डोज होता है, कितनी ml का इंजेक्शन लगना है और कितना उसमें mg मेडिसिन होना है।
तो ये अगर कम लगता है कि मदर में कम ब्लड लीकेज हुआ तो छोटा इंजेक्शन लगाते हैं, ज़्यादा हो गया तो और फिर पावरफुल लगाते, और ज़्यादा हुआ तो और पावरफुल लगाते। तो ये इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, और एक बार वो इंजेक्शन लगाए तो फिर मदर में वो एंटीबॉडी नहीं बनेगी और सेकंड प्रेगनेंसी भी सरवाइव होने के चांस हो जाएंगे। तो खास तौर पे हॉस्पिटल में ही हमको ये सब पूरा हेल्प लेना चाहिए। पुराने जमाने में घरों पे ही बच्चे पैदा होते थे, अभी मेडिकल बहुत हमारा इम्प्रूव हो चुका है और इस तरह की अनवांटेड डेथ को हम होने से रोक सकते हैं। अनवांटेड डेथ हो रही है तो ये प्रॉब्लम मदर का नहीं है, उसका चूंकि ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, अगर पॉजिटिव कोई एंटीजन आएगा तो उसका इम्यून सिस्टम डिफेंस करेगा और ये नेचुरल प्रोसेस है। आई थिंक आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस आराम से समझ में आया। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया ढंग से इसको याद करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैं शुरू कर रहा हूं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉटिंग होना, एक्चुअली क्लॉटिंग होना। आपने देखा होगा जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो कुछ देर आपकी स्किन से ब्लड निकलता है और थोड़ी देर के बाद स्किन के ऊपर एक ब्राउन कलर का धब्बा सा स्पॉट सा बनता है और धीरे धीरे ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर वो स्पॉट, वो ब्लड को फ्लो करने की मैकेनिज्म, अगर उसको रोकने की मैकेनिज्म नहीं होती तो एक बार चोट लगने से पूरा ब्लड आपके बॉडी से निकलता ही रहता, वो रुकता ही नहीं और आपका ब्लड लॉस होने से आपकी डेथ हो सकती थी। ब्लड लॉस हो जाता तो आपकी डेथ हो सकती है। तो प्रकृति ने हमको दिया, ठीक है चोट लगती है, ब्लड निकलता है, लेकिन ऐसी पावर भी हमारे बॉडी में दिया कि धीरे धीरे वो ब्लड अपने आप बहना रुक जाता है। और वो रुकने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आखिर ब्लड में क्लॉटिंग कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है क्लॉटिंग होने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये भी 3 नंबर का है, क्लास 11th में यही क्वेश्चन बहुत बार आता है आपको। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होता है, पूरी प्रोसेस समझाइए। ठीक है, एक बीमारी होती है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, जिसको हम रॉयल डिजीज बोलते हैं। रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया, नाम सुना? हीमोफीलिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, कुछ जीन्स की कमी होने के चलते ये बीमारी पैदा हो सकती है किसी किसी व्यक्ति में। और इस व्यक्ति में जिसमें ये हीमोफीलिया बीमारी होती है उसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती और वो बच्चे को अगर थोड़ी भी चोट लगती है तो उसका ब्लड फ्लो रुकता ही नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है। कभी भी अपना लाइफ पूरा नहीं कर पाते, पैदा होते ही फिर कभी ना कभी उनका अम्बिलिकल कॉर्ड भी काटेंगे तो ब्लड निकलेगा, वो क्लॉटिंग होता ही नहीं है, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत रेयर डिजीज है। इंग्लैंड में जो राजा महाराजा होते हैं उनके परिवार में ये बीमारी सबसे पहले देखी गई, इसलिए इसका नाम रखा रॉयल डिजीज, शाही बीमारी। शाही खानदान में ये बीमारी सबसे पहले ऑब्जर्व हुई थी। ये बीमारी जाने दीजिए, हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि हम तो नॉर्मल है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारा ब्लड कैसे कोगुलेट होता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो शुरू करें कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मैं एक छोटा सा आपको स्केच में ही ये पूरा समझा दूंगा। थोड़ा बच्चे काफी कॉम्प्लिकेटेड इसको समझते हैं, डरते हैं, याद नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, आपकी बॉडी में जिस जगह पर कट लगा है वहां पर क्या है, इंजर्ड टिश्यू। अगर आप बात करें तो वहां की जो टिश्यू है वो इंजर्ड हो गए, इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, जहां पे आपको कट लगा है। और इंजर्ड टिश्यू जैसे ही आपको चोट लगी, ये टिश्यू से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं और उस टिश्यू में जहां से ब्लड निकल रहा है, जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आ रहा है, एक्चुअली उस ब्लड में जो प्लेटलेट्स मौजूद हैं, प्लेटलेट्स जिनको हम क्या बोल रहे थे, प्लेटलेट्स को क्या नाम दिया था, थ्रोम्बोसाइट। थोड़ा तीनों नाम याद रखिए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एक्चुअली यहां अब मैं प्लेटलेट्स यूज कर रहा हूं, बात एक ही है। इंजर्ड टिश्यू
और प्लेटलेट्स। साथ ही साथ जब ब्लड बाहर आता है तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कैल्शियम आयन भी होता है, मैंने आपको बताया था। ये कैल्शियम आयन, ये तीनों मिलकर उस जगह पर कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जिनसे कैस्केड प्रोसेस होती है। क्या होती है? कैस्केड प्रोसेस क्या होती है? एक्चुअली बहुत सारी सीक्वेंस में एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। ये जैसे ही फैक्टर निकले, कुछ एंजाइम बनेंगे, वो दूसरा एंजाइम बनाएंगे, फिर वो तीसरा एंजाइम बनाएंगे, फिर वो फाइनली एंजाइम बनाए जाते हैं। एंजाइम वो कब बनाए जाएंगे? जब ये फैक्टर रिलीज होंगे, तब कुछ एंजाइम बनाए जाते हैं। वो एंजाइम बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। वो स्पेसिफिक जगह पर जहां टिश्यू डैमेज हुआ है, जहां प्लेटलेट्स मौजूद हैं, वहां प्लाज्मा में कैल्शियम आयन मौजूद है, ये तीनों जिम्मेदार हैं उन फैक्टर को रिलीज करने के लिए। जब फैक्टर रिलीज होना शुरू हो जाता है उस जगह पर, तो वहां कैस्केड प्रोसेस शुरू हो जाती है। वहां पे कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनना शुरू हो जाता है, और फाइनली जो एंजाइम निकलता है यहां से आफ्टर कैस्केड प्रोसेस, वो एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। याद करते चलिए कौन कौन से एंजाइम बन रहे हैं। यहां पर थ्रोम्बोकाइनेज डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में नहीं बना, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप थे, एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रही थी, फाइनली ये एंजाइम बनाया गया। बहुत ही फास्ट बनता है। कैल्शियम आयन अगर अवेलेबल है तो ये तुरंत बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको चोट लगती है, उस पर थोड़ा सा चौक का पाउडर डाल दो तो तुरंत क्लॉटिंग हो जाता है, जल्दी से आपका खून बहना बंद हो जाता है। चौक का पाउडर थोड़ा सा डाल देते हैं ना, तो खून बहना बंद हो जाता है। कैल्शियम आयन का लेवल वो आपको बढ़ा देता है वहां पे। तो ये सभी हैं जो ये हार्मोन बनवा देती है, सॉरी एंजाइम बनवा देती। एंजाइम, ध्यान देना, हार्मोन नहीं। थ्रोम्बोकाइनेज बन गया उस जगह पर जहां चोट लगी है। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? उस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी क्लॉटिंग प्रोटीन मौजूद हैं, सॉल्युबल फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में। प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया भी था, डिजॉल्व फॉर्म में बहुत सारी प्रोटीन मौजूद हैं। ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, ये एक प्रोटीन जो प्लाज्मा में मौजूद है, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इस प्रोटीन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में चेंज कर देता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्लाज्मा में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और थ्रोम्बिन भी क्या है? थ्रोम्बिन भी एक एंजाइम है, एक्चुअली प्रोटीन ही है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन पड़ी थी वो अब एक्टिव हो गई। ये एंजाइम पहले काम नहीं कर रहा था, अब ये काम करने वाला हो गया, थ्रोम्बिन। जैसे ही थ्रोम्बिन एंजाइम बना, इस एंजाइम ने एक और दूसरी प्रोटीन थी प्लाज्मा में, जिसका नाम था फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में चेंज कर दिया। फाइब्रिन में किसने किया? थ्रोम्बिन एंजाइम ने किया। थ्रोम्बिन एंजाइम कब बना? जब थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया। थ्रोम्बोकाइनेज कब बना? जब कैस्केड प्रोसेस शुरू हुई। कैस्केड प्रोसेस कब शुरू हुई? जब कोई टिश्यू इंजर्ड हो गया, वहां पर प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू दोनों ने ये प्रोसेस शुरू किया, रिपेयरिंग वाला प्रोसेस, तभी तो क्लॉटिंग होगा। वो जगह खुद, वहां का टिश्यू इन फैक्टर को रिलीज करने वाला है। फाइनली क्या बन गया आपके पास? फाइब्रिन। और फाइब्रिन एक्चुअली छोटे छोटे धागे धागे जैसी प्रोटीन होती हैं, और ये धागे धागे से बनने लगते हैं जिस जगह पर कट लगा है, और इस तरह के ये धागे धागे एक नेटवर्क बनाते हैं। ये कहलाता है आपका फाइब्रिन नेटवर्क। ये क्या कहलाता है? फाइब्रिन नेटवर्क। ये पहले सब डिजॉल्व था प्लाज्मा में, ऐसी प्रोटीन पहले दिख नहीं रही थी, अब एक जाल बना दिया उस प्रोटीन ने। और जब इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो आप देखिए जो बड़ी बड़ी प्लेटलेट्स सेल हैं जो
जो थ्रेड के जैसी होती हैं वो इन जाल में आकर उलझना शुरू कर देती हैं। इनमें फ्लो कर रही थी लेकिन ये जाल बन गया, अब जाल से निकल नहीं पा रहे, धीरे 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 पैक होता जा रहा है और पैक होते होते अब ब्लड इससे बाहर नहीं जाएगा। पहले जो लीकेज हो रहा था अब वो लीकेज धीरे धीरे रुक जाता है और ये ब्राउन कलर का एक क्लॉट जैसा बन जाता है और आपका ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्लॉट। हाँ? तो ये क्लॉटिंग आपका हो गया। फाइब्रिन के नेटवर्क ने ये क्लॉट बना दिया। केवल जाल बनने से काम नहीं चला, जाल के अंदर कुछ ब्लॉकेज आना है, तो ब्लॉकेज किसके आए? प्लेटलेट्स के आए। इसीलिए तो नाम दिया गया कि प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक तो फैक्टर रिलीज कर रही है, दूसरा यहां ब्लॉकेज कर रही है ताकि ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए और धीरे धीरे ये बाद में सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा और बाद में ये रिमूव हो जाएगा, ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। रिपेयरिंग होने के बाद ये फिर हट जाता है। बात समझ में आई? बॉडी के बाहर ये बनना चाहिए, बॉडी के अंदर कभी नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा अंदर बनना शुरू हो गया तो आपके ब्लड कैपिलरीज में फंस जाएगा और किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रोक देगा। हार्ट को रोक दिया तो हार्ट मर जाएगा, ब्रेन को रोक दिया तो ब्रेन मर जाएगा। जहां पे भी ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हमारे न्यूट्रोफिल क्या करती हैं? हिपेरिन सीक्रेट करती रहती हैं बॉडी के अंदर और वो इन क्लॉट को अगर थोड़ा बहुत बनता भी है तो उसको डिजॉल्व करती रहती हैं। और ये फैक्टर तो वहां रिलीज ही नहीं होंगे ना बॉडी के अंदर। ये तो कब रिलीज होते हैं? जब कोई टिश्यू इंजर्ड होता है तब ये टिश्यू ही इनिशिएट करता है। बाद में प्लेटलेट्स भी हेल्प करती है, टिश्यू ही इनिशिएट करता है ये पूरी प्रोसेस को। सर डर लग रहा है, इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है। इंजर्ड टिश्यू ने फैक्टर रिलीज किए, फैक्टर ने कैस्केड प्रोसेस शुरू कराई जिससे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन गया। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर दिया। फाइब्रिन का नेटवर्क बन गया, नेटवर्क में प्लेटलेट्स उलझ गए, ब्लॉक हो गया और खून का बहना बंद हो गया। है ना आसान? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप इसको आसानी से कवर कर लेंगे, रटेंगे नहीं, थोड़ा सा स्केच बनाएंगे, सब याद हो जाएगा। तो आज मुझे लग रहा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी आपको समझ में आया और आपको ब्लड की क्लॉटिंग भी समझ में आया। छोटा सा पार्ट एक लिम्फ का है, लिम्फ ऑलरेडी क्लास 10 में कई बार समझा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक बार 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ इसको, ताकि कल हम सर्कुलेटरी पाथवे के ऊपर बात करेंगे। देखिए ब्लड कैपिलरी जो ये आर्टरी है, आर्टरी मान लीजिए किसी भी बॉडी के ऑर्गन के अंदर गई, चाहे वो किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ भी है। आर्टरी जब आती है ब्लड लेकर तो बहुत पतले पतले ये फाइबर क्या बनाती है? इनको बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी बनाती है और ये कैपिलरी फिर आपस में जुड़ जाती हैं और फिर ये वेन के रूप में ब्लड बाहर चला जाता है। ये वेन है, ये आर्टरी थी, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई आई है। अब यहां से क्या होगा? इस टिश्यू की जो सेल हैं वो टिश्यू की सेल इन ब्लड कैपिलरीज के जो पास में है वहां से एक्सचेंज करेंगी, ऑक्सीजन ले लेंगी, फूड ले लेंगी, अपनी गंदगी डाल देंगी। तो इस तरह से ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो आराम से यहाँ डिफ्यूजन करवा देती हैं। लेकिन कुछ सेल टिश्यू की ऐसी होती है जो थोड़ा दूर होती हैं ब्लड कैपिलरीज से। तो ब्लड कैपिलरीज तो इतना दूर जा रही है, ये सेल यहाँ है, क्या ये भूखी रहेंगी? क्या इनको फूड नहीं मिलेगा? क्या इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? नहीं, इनको भी मिलेगा। क्या होगा कि जब इतना हाई प्रेशर ब्लड जब आता है आर्टरी से और पतले पतले पाइप से जब गुजरता है तो ब्लड कैपिलरीज की वॉल से ब्लड का प्लाज्मा along with some small size cell वो सीपेज होके लिक्विड सा पानी जैसा इस टिश्यू के बीच में आना शुरू हो जाता है। हर जगह से थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है। प्लाज्मा along with some protein
along with lymphocyte cell। ये लिक्विड ब्लड का पार्ट, ब्लड का जो पार्ट है जो छन सकता है, जिस छोटी छोटी सेल है, वो यहां सब आ जाएगा। उसी प्लाज्मा में तो ऑक्सीजन आ जाएगी, उसी प्लाज्मा में फूड आ जाएगा, उसी प्लाज्मा में ये अपना गंदगी रिलीज कर देंगी। तो कुल मिला के ब्लड का छना हुआ पार्ट जो टिश्यू सेल के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये जो लिक्विड छन के आया पीले कलर का, थोड़ा येलो कलर का होता है, पानी जैसा होता है, ये कहलाता है लिम्फ। और लिम्फ में होती है लिम्फोसाइट सेल, जो इन सेल को डिफेंस भी प्रोवाइड करती हैं, कोई इंफेक्शन से भी इनको बचाती हैं, इसलिए इसको लिम्फ नाम दिया गया। अब आप सोचिए कि इस ऑर्गन में लगातार लिम्फ आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो इसमें पानी पानी बढ़ता जाएगा, तो ये तो स्वेलन करने लगेगा, सूज जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जितना क्षमता है उतना ही इसको कलेक्ट करने वाले छोटे छोटे पाइप होते हैं, अलग अलग जगह से ये कलेक्ट करके ला रहे हैं, और इन पाइप को बोलते हैं लिम्फ वेन। और ये लिम्फ वेन फाइनली ब्लड वेन में ही जाकर खुल जाती हैं, और जो ब्लड जितना आता है, क्षमता है, उतना ही वापस यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाए तो ये ऑर्गन स्वेल करने लगता है, सूजने लगता है, और इसमें सूजन आ जाती है। कई बार चोट लगती है तो कोई भी ऑर्गन सूज जाता है। एक्चुअली वो जो लिम्फ वहाँ ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, वहाँ हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है, जानबूझ के बॉडी ने ज़्यादा लिम्फ छोड़ा ताकि वहाँ की रिपेयरिंग आसानी से हो जाए, फूड ज़्यादा पहुँच जाए, वहाँ डिफेंस लिम्फोसाइट सेल पहुँच जाए, प्रोटीन पहुँच जाए। इसके लिए वो स्वेलन होना अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी की, तो वो होना भी चाहिए, स्वेलन भी होना चाहिए, वो अपने आप रिपेयरिंग करता है आपकी बॉडी की। तो इस तरह से लिम्फ लगातार ब्लड से रिलीज होकर टिश्यू में आता है, टिश्यू को सब कुछ सप्लाई मिल जाता है, और हर टिश्यू से लिम्फ को कलेक्ट करने वाली लिम्फ वेन होती हैं जो इस लिम्फ को वापस ब्लड में ड्रॉप कर देती हैं। तो ना केवल टिश्यू के अंदर जो ब्लड है वो कैपिलरी के अंदर ही फ्लो नहीं होता, बल्कि इसका कुछ पार्ट एज ए लिम्फ टिश्यू की हर सेल के बीच में आता है। हमारी टिश्यू की हर सेल उस लिम्फ में डूबी हुई पाई जाती है। इस लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड के रूप में भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में पाया जाता है पानी। आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप काट के देखो वो गीला गीला निकलेगा, कभी सूखा नहीं निकलेगा। अगर 100% ब्लड जो है वो कैपिलरी के अंदर ही होता तो पानी जैसा कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली वो लिम्फ होता है। ठीक है, तो ये भी कोई ज़्यादा समझाने की टॉपिक था नहीं, फिर भी लिम्फेथेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है। ना केवल सर्कुलेटरी सिस्टम बल्कि लिम्फेथेटिक सिस्टम भी हमारे बॉडी में काफ़ी डेवलप और एडवांस होता है। हाथी पांव रोग में क्या होता है, हमारे जो पैर की लिम्फ वेन है उनमें ही पैथोजेंस ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने से वहाँ टिश्यू फ्लूइड वापस नहीं जाता और धीरे धीरे स्वेलन आ जाती है, सूज जाता है, और उससे एलिफेंटियासिस बीमारी हो जाती है। जाने दीजिए, वो टॉपिक अभी यहाँ ज़्यादा रिलेटेड नहीं कर रहा है। हमारा लिम्फ का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। कल हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवे। तो मिलेंगे फिर कल की क्लास।